हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद इम्पैक्ट में। मेरा नाम अलाउद्दीन अंसारी हुआ और निश्चित रूप से आपने मेरा नाम कम से कम अवश्य सुना होगा, क्योंकि हाल ही में 64th बीपीएससी में मेरा चयन हुआ है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पद पर। तो आप में से कई लोगों ने ये न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और सुना होगा इस बारे में। तो आज मैं आपको बस ये बताऊंगा कि अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप भी बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें आप अपना एक ऑनेस्ट एक प्रयास करें, एक ईमानदार प्रयास करें ताकि आपका भी चयन हो सके। तो इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ बेसिक बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो चाहे सेंटर लेवल का हो चाहे केंद्र स्तर पर का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, जिसको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, या स्टेट लेवल का पीसीएस हो या पीएससी भी कहते हैं, पीएससी भी कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट लेवल के भी जो ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, अपने आप में ये काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब होता है और समाज में इनका एक अच्छा मान सम्मान भी है और अच्छी सैलरी भी है। वास्तविकता तो ये है कि सब काम लगभग सैलरी के लिए भी होता है, तो सैलरी भी ठीक ठाक है और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ यहाँ पर है। तो इसीलिए जो भी लोग चाहते हैं कुछ प्रतिष्ठा पाना, एक अच्छा मुकाम पाना, समाज में एक अच्छा मुकाम पाना, तो उसके लिए वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। वो चाहे स्टेट सर्विस कमीशन हो या आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो। ठीक है, जो भी उतने क्वालिटी वाले स्टूडेंट होते हैं वो ज़रूर प्रयास करते हैं कि इन क्षेत्रों में मैं जा सकूं। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि मेरिट रहते हुए भी कई सारे स्टूडेंट, कई सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो इसमें सफलता नहीं पा पाते। तो उसका एक बड़ा सा जो कारण समझ में आता है मुझे, वो कारण ये है कि उनको अच्छे से उस एग्ज़ाम के बारे में, जिस एग्ज़ाम में वो अपीयर होने जा रहे हैं, उसके बारे में उनको अच्छी नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो फिर उसको तय करना निश्चित ही काफ़ी एक कठिन कार्य है। तो इसलिए अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि किस तरह से बीपीएससी की तैयारी करें, इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, किस तरह से इसमें एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। ये पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू जानकारी दूंगा कि किस तरह से बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, कंडक्ट कराती है, कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न ऑफ बीपीएससी सीसीई। सीसीई का मतलब हो गया कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सीसीई का मतलब हुआ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बीपीएससी किस तरह से ये अपने सीसीई एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली बीपीएससी के इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जिसको हम लोग पीटी भी कहते हैं। ठीक है, स्टेज 1 जिसको हम लोग पीटी भी कहते हैं, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, प्रारंभिक जांच परीक्षा है ये। इसमें बस ये देखा जाता है कि आप मेंस लिखने के योग्य हैं कि नहीं, क्या आप में क्षमता है कि आपको मेंस की कॉपी लिखने को दी जाए, ये इसमें चेक किया जाता है। तो ये आपका पीटी हो गया, प्रारंभिक जांच परीक्षा। इसमें बस आपको जो भी कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ है, उसको सिक्योर करके और ये प्रूव करना होता है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप मेंस का एग्ज़ाम लिखने बैठ सकते हैं, आप लिखने के योग्य हैं। ठीक है, पीटी के संबंध में अगर हम देखें तो पीटी के सिलेबस को, ऐसे तो जीके जीएस है ही है इसमें, और जीके जीएस के अंतर्गत आपको पता ही है क्या क्या आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुल 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पीटी जो है 150 मार्क्स का होता है, 150 अंक की परीक्षा होती है। और गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 नंबर कटते भी हैं, यानी कि 3 गलत उत्तर के लिए एक सही प्रश्न जो है वो कट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा।
लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं करती। बीपीएससी में सिंपल सा थ्योरी है कि आप अपना भाग्य भी इसमें आजमा सकते हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें अपना लक भी चेक कर सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। लेकिन एक चैलेंजिंग चीज़ है जो यूपीएससी और बीपीएससी में नहीं है, कि जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में नहीं है, वो ये चीज़ है कि इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। बीपीएससी 5 ऑप्शन देती है, ठीक है, ए बी सी डी और ई। इसका ई जो ऑप्शन होता है काफ़ी खतरनाक, कई बार तो ये ई ऑप्शन के चलते लोगों की पीटी रुक जाती है, ठीक है। ई ऑप्शन में क्या रहता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बीपीएससी अपनी इज्जत भी यहाँ बचा रही है, इसलिए क्योंकि ये हो सकता है कि जो संभावित 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए बी सी डी, उनमें से कोई एक आंसर नहीं हो, यानी कोई भी सही आंसर नहीं हो। तो ऐसे में बीपीएससी कहेगी कि ठीक है, हम तो ऑप्शन दिए थे, ई ऑप्शन में है ही, इनमें से कोई नहीं। और ये भी हो सकता है कि कई बार एक ही प्रश्न के 2 उत्तर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बीपीएससी यहाँ पर भी अपने को आगे रख सकती है। वो ये बोल सकती है कि हाँ, हम तो लिखे ही थे कि एक से अधिक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ई जो है, इसका कंसेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, और कई बार ऑप्शन ई के चलते बहुत सारे योग्य जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कंफ्यूज होकर के पीटी डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है जो आपको यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरा इंडिया में देखिए तो यूनिक ऑप्शन ई जो है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रखा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन भी ऑप्शन ई रखती है, लेकिन वो ऑप्शन ई में खेला नहीं करती। ऑप्शन ई में वो क्या करेगी कि कोई ऑप्शन देगी, ये नहीं कहेगी कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। उसमें ऑप्शन ई में भी कोई नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो पीटी कितना 150 मार्क्स के लिए होता है। अब पीटी का अगर हम देख ले थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से देख ले तो 10 क्वेश्चन गणित के फिक्स होते हैं। पीटी में जो है 10 क्वेश्चन जो है गणित के एकदम निश्चित रूप से आते हैं, और सामान्यतः ये अंक गणित के क्वेश्चन होते हैं। लाभ हानि पर आधारित, परसेंटेज पर आधारित एक क्वेश्चन होता है। कभी कभी दूरी समय पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक आध बार ऐसा भी देखा गया है कि इंटरमीडिएट का भी क्वेश्चन इसमें डाला जाता है। जैसे आप 66 के मेंस को पीटी के एग्ज़ाम को देखें, एग्ज़ाम पेपर को, तो उसमें जो है एक कॉम्बिनेशन से, यानी कि संचय, क्रमचय संचय आप सुने होंगे, तो संचय से एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। हालांकि यह हर बार नहीं होता, ज़्यादातर जो अंक गणित के क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। लाभ हानि, दूरी, परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कभी कभी इंटर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जिनको मैथ आती है उनके लिए तो ये 10 मार्क जो है समझिए कि उपहार स्वरूप उनको दिया जा रहा है, और जिनको नहीं आता वो तो ये गणित के क्वेश्चन देखते भी नहीं है, वो मिला लेते हैं कि 50 से लेकर के 59 तक ये 10 क्वेश्चन जो है ये मैथ के हैं, तो चलो हम 60 से बनाएंगे। वो टच ही नहीं करते, बनाने का प्रयास ही नहीं करते। आखिर में ऐसे ही अपना कुछ ऑप्शन डाल दिए, उसमें 2-4 सही हो गया तो हो गया। जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए, लेकिन जिनको मैथ आती है वो उनके लिए यहाँ पर जो है एक बेनिफिट है कि मैथ में आप 10 में 10 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ तो जो जीके जीएस है, जीके जीएस के अंतर्गत बेसिकली देखा जाए तो 6 to 12 करंट अफेयर को अगर हम छोड़ दें तो 6ठी से लेकर के 12वीं तक, अब इसमें 11वीं 12वीं को भी आप छोड़िए, 6ठी से लेकर 10वीं तक के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, इसके अलावा इकोनॉमी से भी रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, और अभी के समय में इकोनॉमी को भी इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। तो जीके जीएस के अंतर्गत ये आ गया। जीके का मतलब आप समझ ही रहे, जनरल नॉलेज जो हमें मालूम ही होना चाहिए, और जीएस का मतलब हो गया आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत समझिए कि 12वीं तक जो भी विषय हैं भाषा छोड़ के वो सब आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए। पीटी 150 मार्क्स है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो वहाँ पर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये हो गया स्टेज 1। अब देखिए स्टेज 1 में 5 लाख से अधिक लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। दिन प्रतिदिन ये कंपटीशन जो है और अधिक बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या कम हो रही है तो निश्चित ही है कि लोग जहां भी वैकेंसी निकल रही है वहां फाइट करेंगे। तो 5 लाख से अधिक लोग जो है ये फॉर्म फिलअप करते हैं। बीपीएससी जो भी बीपीएससी निकलती है, सीट कम हो या ज़्यादा हो, लगभग 5 लाख मान के चलिए लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। इनमें से 2,80,000 के आसपास या 3 लाख कहिए, इतने लोग पीटी में अपीयर भी होते हैं। ठीक है, इतने लोग इसमें पीटी में अपीयर होते हैं। अब पीटी में अपीयर तो हो गए, लेकिन अब सबका तो पीटी होगा नहीं। तो पीटी जो होता है वह कितने लोगों का है भी जान लीजिए। कितने लोगों का पीटी होता है तो लगभग 12 से 15 गुना, जितना सीट है उसका 12 से 15 गुना। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है, ठीक है, तो 1200 से लेकर के 1500 लोगों का ही पीटी होगा, सबका पीटी नहीं होगा। 100 का 12 गुना या 15 गुना कीजिए तो 1200 से लेकर के 1500 लोगों का ही पीटी होगा। इसके आसपास ये डेटा होता है। ठीक है, इससे अधिक लोगों का नहीं, क्योंकि अगर सभी लोग को पीटी क्वालिफाई करा दिया जाए तो फिर मेंस की कॉपी चेक करना एक कठिन कार्य बन जाता है। ठीक है, इसीलिए 12 से लेकर के 15 गुना आप मान के चलिए पीटी का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो भीड़ यहाँ ख़त्म। ठीक है, भीड़ ख़त्म है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 से 15 गुना जितना सीट है उसका, तो 2,80,000 या 3 लाख लोग दिए, और मान लीजिए कि 500 ही सीट है। ठीक है, 500 ही सीट है, तो ऐसे में 1500 ही मान के चलिए, तो 15 पचे कितना 75। ठीक है, लगभग 7500 लोगों का रिजल्ट होगा, पीटी होगा 7500, 7,500। तो 2,80,000 में से 7,500 निकाल दीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए 2,72,500 लोग जो है गायब हो गए पीटी से ही, भीड़ कम हो गया। ठीक है, अब ये जो 7,500 लोग होते हैं इनसे फिर से मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कराया जाता है। ठीक है, फिर से मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कराया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, पीटी का जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले जो फॉर्म भराता है उसी समय आपसे आपका ऑप्शनल विषय पूछ लिया जाता है, आपका ऐच्छिक विषय पूछ लिया जाता है, और वो ऐच्छिक विषय आप मेंस में नहीं बदल सकते। जो पीटी में दे दिए फॉर्म भरते समय वही आपको मेंस में भी वो सब्जेक्ट रखना है, तो इसीलिए ऑप्शनल चुनते समय थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। चलिए स्टेज 2 में आते हैं। तो स्टेज 2 को हम लोग मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, 900 नंबर का मुख्य परीक्षा होता है। ध्यान रखेंगे, मेंस जो होता है वो 900 नंबर का, 900 अंक का मुख्य परीक्षा होती है। अब इस 900 अंक की मुख्य परीक्षा में GS 1 होता है, GS 2 होता है और ऑप्शनल होता है। इसके अलावा एक जनरल हिंदी का भी पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपका यही होगा, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी केवल क्वालिफाइंग होती है और ये आपके मेरिट को अफेक्ट नहीं करती, मेरिट पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसमें केवल ये देखा जाता है कि आप बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्य में अगर कार्य करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हिंदी आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ हिंदी क्वालिफाइंग है, केवल हिंदी की जाँच होती है कि आप हिंदी जानते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 100 नंबर का जनरल हिंदी होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। जैसे इस बार 66 मेंस हुआ तो उसमें कोरोना पर ऐसे लिखने को आया था, कोविड-19 महामारी पर। ठीक है, सामाजिक समस्या पर ये लेख लिखने को आया था। मतलब 5-6 विषय आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको एक लेख लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। बाकी मुहावरा पूछा जाता है, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए पूछा जाता है, संक्षेपण पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सभी लोग इसमें पास हो जाते हैं। अब स्टेज 2 में तो पहला पेपर आपका हिंदी हो गया। दूसरा पेपर जो होता है वो GS 1 होता है, जनरल स्टडीज 1। अब GS 1 जो है 300 नंबर का, GS 2 भी 300 नंबर का और आपका ऑप्शनल भी 300 नंबर का। तो आप देख लीजिए कि यहाँ GS 1 GS 2 इसका कितना ज़्यादा योगदान है। 900 नंबर का जो मेंस हो रहा है उसमें 600 नंबर तो GS है, लेकिन फिर भी आपका मेरिट जो बनता है वह ऑप्शनल से ही बनता है। 64th में भी जितने भी लोगों का रिज़ल्ट हुआ है उनका अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो उनके GS 1 और GS 2 में नंबर कम है। GS 1 और GS 2 में जनरल मार्किंग की जाती है, तो अधिकतर जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका ऑप्शनल में ही मार्क्स ज़्यादा है। बिहार के जो टॉपर हैं ओम प्रकाश गुप्ता, उनका ऑप्शनल में मार्क्स 270 अंक से ज़्यादा है।
गणित ऑप्शनल था, गणित में नंबर कटते नहीं हैं तो उनको काफ़ी मार्क्स मिले हैं। और जो सेकंड टॉपर हैं जिनका नाम विद्यासागर है, उनका भी मैथ्स ऑप्शनल था और उन्होंने तो टॉपर को भी पीछे छोड़ दिया है मैथ में, 280 मार्क्स उनके आए हैं। और शायद टॉपर के 276 के आसपास टॉपर जो ओम प्रकाश गुप्ता हैं उनके मार्क्स हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपका जो होना है वो ऑप्शनल के चलते ही होना है। फिर भी जीएस में भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आप पीछे नहीं हों। तो ये आप समझ गए 900 नंबर का मेंस होगा। अब ये GS 1 में जो है इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ, फिर GS 2 का, फिर ऑप्शनल का। ठीक है, तीसरा ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। ये 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, स्टेज 3 में आपका अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, आप मिनिमम मार्क्स जो है सिक्योर करते हैं, उससे जितना भी मिनिमम कट ऑफ है, जनरली ये मिनिमम कट ऑफ जो है लगभग 55% मान के चलिए, 900 का लगभग 55% अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका चांस है कि मेंस में सिलेक्शन होगा। उसके बाद अब सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे, स्टेज 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 900 में 480 से 500 तक मान लीजिए ये आपका क्वालिफाइंग अंक होता है मेरिट में आने का। मेंस में मेंस क्लियर करने के लिए ये मिनिमम कट ऑफ होता है 480 के आसपास, प्लस माइनस 10-20। ठीक है, इसके बाद अगला जो चलता है वो स्टेज 3 है। अब स्टेज 2 से कितने लोग निकलते हैं? स्टेज 1 से तो 15 गुना लोग निकलते हैं, स्टेज 2 से 2.5 गुना लोग निकलते हैं, 2.5 गुना। अब सोचिए, अगर 100 सीट है तो यहाँ से केवल 1500 में से, पीटी में तो 1500 का रिजल्ट हुआ, यहाँ से केवल 2.5 गुना, यानी कि 100 सीट है तो कितना, 250 लोगों का यहाँ से मेंस क्लियर होगा, 1250 लोग घर जाएंगे। ठीक है, अगली तैयारी करने के लिए। तो ये अब 250 लोग यहाँ पर जाएंगे, तो इनमें से उन 100 जो क्रीम जो स्टूडेंट होंगे, क्रीम जो कैंडिडेट होंगे, उनको लिया जाएगा। 100 में 100 यानी 1 गुना, जितना है उतना ही यहाँ से लिया जाएगा। बाकी फिर यहाँ से 150 जो स्टूडेंट हैं वो वापस जाएंगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ये स्टेजेज है, एक तरह से हर स्टेज पर एलिमिनेशन का कार्य किया जाता है। कहा जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन ठीक से देखा जाए तो कोई भी नौकरी जो है वो, उसके लिए आप अगर कंपटीशन देते हैं तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, बल्कि यह एलिमिनेशन प्रोसीजर है। यह प्रोसीजर है, इसमें आपको एलिमिनेट किया जा रहा है, हर स्टेज पर आपको बाहर भगाया जा रहा है। तो इसके लिए आप अंदर रहें, इसके लिए आपको बहुत अधिक हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। चलिए, अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ डिटेल सिलेबस तो अभी मैंने नहीं बताया है, अगले वीडियो में बताऊंगा। और कहाँ से पढ़े, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, सब अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक मोटे तौर पर आपको ये सिलेबस समझा देता हूँ। देखिए, GS 1 का जो सिलेबस है उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है। अब हिस्ट्री में क्या, बिहार का रेफरेंस लेकर बिहार की ही आधुनिक बिहार का ही इतिहास पढ़ना है। इसमें खास करके जो चंपारण आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, इसके अलावा 1857 की क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय, ये सब है। मैं डिटेल से बताऊंगा अगले वीडियो में। हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। एक क्वेश्चन जो है 38 नंबर का होता है, यानी कि कुल 114 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। तो हिस्ट्री 6 में से 6 में से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। हिस्ट्री के क्वेश्चन गेस हो जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये गेस हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर बहुत रेयर होता है। बहुत समझिए कि ऐसा होता है कि जिसका हम पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पकड़ में ये जल्दी नहीं आते हैं। इसके लिए आपको लगभग सभी टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो साल 1.5 साल के अंदर, 1 साल और 1.5 साल के अंदर जितने भी टॉपिक जो हैं चर्चा में रहे हैं उनको जो है आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 को आपको लिखना होता है, ये भी 114 नंबर का। और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि आप ग्राफ वाला क्वेश्चन देखे होंगे, पाई चार्ट बना दिया, उस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, या लाइन डायग्राम पर या बार ग्राफ पर, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें हमें 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, इसमें भी 3, इसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 क्वेश्चन देना है आंसर, यानी कि 3 + 3 + 2, ये
3 क्वेश्चन 114 नंबर का, ये भी 114 नंबर का, तो ये आपका हो गया 228 और ये 36 दूना 72, 36 नंबर का स्टैटिक्स के क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 36 नंबर, तो 72 हो गया। तो 228 में आप 72 जोड़ के देख लीजिए, आपके 300 पूरे हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया GS1। ठीक है, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर और 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से। ठीक है, GS2 में आ जाते हैं। तो GS2 में देखिए पॉलिटी, ये खूब चैलेंजिंग है यहाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ हिस्ट्री में देखिए 6 क्वेश्चन दिया जाता है, 3 ही लिखना है, जबकि पॉलिटी में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको कम विकल्प दिया है, 4 में से कोई 3 तो लिखना ही है। तो अगर इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो आपका समझिए यहाँ फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 क्वेश्चन में से आपको 3 लिखना होता है, जो कि चैलेंजिंग है। फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों को मिक्स कर दिया है, इस बार तो इसको करंट से भी जोड़ दिया था। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों को मिक्स करके 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, इसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 का आंसर देना होता है। साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कई बार भारत सरकार की योजनाओं को भी पूछ लिया जाता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 2 क्वेश्चन देना है आंसर। तो 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, इसमें भी 8 है, ये 114 और 72। ठीक है, तो ये आप समझ गए GS2 में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या सिलेबस है। ठीक है, कौन कौन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया। अब बाकी है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को आप कोई भी ऑप्शनल है 2 पार्ट में बांट सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 का आंसर देना है। पार्ट 2 में भी 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 का आंसर, यानी कि ऑप्शनल पेपर में आपको केवल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन इसमें 50 नंबर का होता है, GS में 38 का होता है, इसमें 50 नंबर का। तो 50 छक्के कितना होगा 300 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी ऑप्शनल में सिलेबस क्या होता है, तो ये अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, तो इसके बाद अब GS में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको अगर किसी ऑप्शनल के बारे में या कोई भी GS के बारे में ही कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या जो भी मैंने अभी आपको समझाया इसमें कोई भी समस्या अगर कहीं पर भी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करके खुशी महसूस करूँगा। मुझे भी कई लोगों ने मेरा भी हेल्प किया, मार्गदर्शन किया। मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा था, 4 बार मैंने मेंस लिखा है CGL का, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बन सका। तो आगे मैंने 17 में अपना ट्रैक चेंज किया और BPSC पर लग गया। ठीक है, और 3-4 सालों में सफलता मुझे मिल गई। आपको समय देना होगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाए, और नहीं तो दूसरे तीसरे किसी भी अटेम्प्ट में सफलता मिले। बस ये ध्यान रखना है कि हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। आप अगर इसमें लगे हुए हैं ऑनेस्टली तो निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। तो एक विश्वास के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको ये सब सर्विस कमीशन कोई भी हो उसकी तैयारी करनी चाहिए, घबरा के नहीं होता है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे कि जल्द से जल्द 6 महीना में हम सब कर लें, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो 6 महीना में करते हैं, पता चलता है कि 6 साल हो गया, 6 साल क्या 60 साल उनका एज हो गया, हुआ नहीं। तो पेशेंस रखना है, अच्छा से पढ़ना है, और सबसे मूल चीज़ ये है कि सही दिशा में पढ़ना है। अनावश्यक टॉपिक पढ़िएगा, जीवन आपका उसी में ख़त्म हो जाएगा। पढ़ते रहिएगा, बनते रहिएगा कि हम बहुत ज़्यादा बाबा बन गए पढ़ लिख के, तो बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन लेना है, सबसे पहला काम कीजिए कि आप सिलेबस खरीदिए BPSC का। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस सिलेबस से ही पढ़िए, क्योंकि इस सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर छोड़ दीजिए GS में, उसको छोड़ के सिलेबस के बाहर BPSC क्वेश्चन नहीं पूछती, तो आप उसके सिलेबस से एकदम समझिए कि चिपक जाइए, इस तरह से चिपक जाइए कि हर टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये भी फैक्ट है। जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं या जो भी ऑनेस्टली इसमें लगे हुए हैं सिलेक्शन के लिए, तो उनके एकदम मुंह पर जो है हर एक टॉपिक रहता है जो टॉपिक BPSC पूछती है, यानी कि BPSC के जो सिलेबस में टॉपिक होते हैं वो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ इससे लाभ मिले। ओके, थैंक यू।